गुड मॉर्निंग। हम लेसन पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी में पृथ्वी की आंतरिक संरचना, और उसमें हमने इसकी पूर्व की क्लास में हमने पढ़ा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जो हमें जानकारियां प्राप्त होती है, जिसे हमने दो भागों में बांटा, एक तो प्रत्यक्ष स्रोत के रूप में और एक अप्रत्यक्ष स्रोत के रूप में। इसमें हम वापस पुनः हम इन अप्रत्यक्ष स्रोतों के रूप में जो हमें एक जानकारी का स्रोत है, जो मुख्य रूप से जिससे हमें पृथ्वी की आंतरिक जानकारी की प्राप्ति होती है, आंतरिक जानकारी का पता चलता है, उसमें हम आज पढ़ेंगे भूकंप। अर्थात जो भूकंप की क्रियाएं इस पृथ्वी पर होती है और उससे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, आंतरिक संरचना की जानकारी के बारे में, इससे भी हमें क्या पता चलता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग किस प्रकार का बना हुआ है और उसके अंदर किस प्रकार की गतिविधियां होती है। इसके संबंध में जो जानकारी प्राप्त होती है वह हमें भूकंप से प्राप्त होती है। अब बात हम यहाँ भूकंप की करेंगे। भूकंप जो है वह शब्द से ही अपना अर्थ स्पष्ट कर रहा है। भूकंप का शब्द, जो भूकंप का जो शब्द है वही अपना अर्थ स्पष्ट कर रहा है। अर्थात भू का मतलब तो हुआ पृथ्वी और कंप का मतलब हुआ हलचल। अर्थात पृथ्वी के अंदर कंपन का पैदा होना या पृथ्वी का कंपायमान होना या पृथ्वी के अंदर हलचल होने को हम कहते हैं भूकंप। अर्थात भूकंप की परिभाषा में हम ये लिख सकते हैं पृथ्वी का कंपन, पृथ्वी के आंतरिक भाग में हलचल या पृथ्वी का कंपायमान होना क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। और हम देखेंगे कि भूकंप एक प्राकृतिक घटना है। अर्थात यहाँ प्रकृति द्वारा आंतरिक एवं बाहरी बलों के कारण, आंतरिक एवं बाहरी बलों के कारण पृथ्वी की धरातल में असंतुलन बढ़ जाना, यानी पृथ्वी का जो धरातल है वह असंतुलित हो जाता किसी न किसी कारण या किसी न किसी इस प्रकार की क्रिया, मानवीय क्रिया हो सकती है, प्राकृतिक क्रिया हो सकती है, जिसमें हम देखते हैं कि पृथ्वी में जब असंतुलन बढ़ता है तो वह किसके रूप में? भूकंप के रूप में परिणित होता है। तो अब पृथ्वी में भूकंप की क्रिया को देखते हैं। अब ये जो भूकंप आता है उसके आने का रीजन, आने के क्या कारण है? तो सबसे पहली बात हम देखें कि भूकंप जो आता है वह भूकंपीय तरंगों के कारण आता है। अब तरंगे क्या? अर्थात हम देखेंगे कि पृथ्वी के अंदर जो ऊर्जा है वह ऊर्जा, जो पृथ्वी के अंदर ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब शक्ति, पृथ्वी के आंतरिक भाग में वे शक्ति जो इस भूकंप को, अर्थात पृथ्वी के अंदर हलचल या पृथ्वी को कंपायमान कर देती है, पृथ्वी के आंतरिक भाग को हिला देती है, उसका कारण है ऊर्जा। और यह ऊर्जा किस रूप में? तरंगों के रूप में। तरंगों के रूप में यह क्या करती है? सभी दिशाओं में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में सभी दिशाओं में यह ऊर्जा या यह तरंगें क्या होती है? फैलती है, और फैलने के कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में हलचल उत्पन्न कर देती है। परंतु हम ध्यान रखें कि यहाँ जो ऊर्जा है या यहाँ जो तरंगे हैं, पृथ्वी की आंतरिक तरंगे, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो ऊर्जा का संचरण होता है, जो जिन तरंगों का संचरण होता है वह क्या होता है? भूप्रकृति। भूप्रकृति का मतलब धरातल का ऊपरी भाग, उसमें जो शेलें हैं, आगे अक्षांशीय शेलों के बारे में हम पढ़ते हैं, तो उन शेलों के बीच में जो दरारें होती हैं और शेलों के बीच की दरारों को भ्रंश कहा जाता है। तो इन भ्रंशों में क्या होती है? ये ऊर्जा या ये तरंगें जो वहां तक आ जाने के बाद विपरीत दिशा में गति करती है, और एक तरफ तो इन ऊर्जा की या तरंगों का उन दरारों के अंदर आने के बाद, उन ऊर्जा का या तरंगों का उन दरारों के अंदर प्रवेश करने के बाद क्या करना? विपरीत दिशा में गति करने का प्रयास करती है, और ऊपर से हम देखेंगे उन शेलों का दबाव पड़ेगा, और इस कंडीशन में क्या होता है? इस स्थिति में पृथ्वी के आंतरिक भाग में उलट पुलटता आ जाती है, हलचल मच जाती है, और ऊपर का भाग नीचे, नीचे का भाग ऊपर, और इस प्रकार से भूकंप की क्रिया क्या होती है? पूर्ण होती है। अब दूसरी बात, हम यहाँ पर जो परिभाषित शब्दावली के रूप में या हमें जो याद रखना है वह क्या याद रखना है?
कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से तरंगों के रूप में जो ऊर्जा निकलती है या पृथ्वी के आंतरिक भाग में जिस स्थान से ऊर्जा निकलती है या वो तरंगें निकलती है उस स्थान को क्या कहते हैं? उस स्थान को भूकंप का उद्गम केंद्र कहा जाता है। तो प्रश्न आए कि पृथ्वी के अंदर भूकंप उद्गम केंद्र किसे कहते हैं? तो आप ध्यान रखें कि जिस स्थान से ऊर्जा का निकलना है, ऊर्जा का उद्गम होता है, और या हम ये भी कह सकते हैं कि वह स्थान जहां से तरंगें उत्पन्न होती है या ऊर्जा उत्पन्न होती है उस स्थान को भूकंप उद्गम केंद्र या इसे अवकेंद्र भी कहा जाता है। दूसरी बात, अधिकेंद्र किसे कहते हैं? तो यहाँ पर भी ध्यान रखें, जो उद्गम केंद्र है अर्थात जिस स्थान से ऊर्जा या तरंगें उत्पन्न हुई पृथ्वी के आंतरिक भाग से या ऊर्जा निकली उसी के समीप अर्थात उद्गम केंद्र के समीप या पास में वह स्थान जो भूतल में रहता है यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में रहता है उससे सर्वप्रथम तरंगें महसूस की गई थी उसे बोलते हैं अधिकेंद्र। अर्थात उद्गम के समीप या पास में वह स्थान जहां तरंगों के उठने का या तरंगें निकली या ऊर्जा निकली तो सर्वप्रथम उसको आभास हुआ, सर्वप्रथम वहां पर पता चला कि यहाँ से ऊर्जा निकलने वाली है, निकली, उस स्थान को क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र कहा जाता है। अर्थात जैसे मान लीजिए ये दो चट्टानें हैं और इसके बीच में यहाँ पर अब भ्रंश है, दरार है और इस दरार से कोई भी ऊर्जा या तरंगें उत्पन्न हुई तो उत्पन्न होने के पास का जो भाग है वह थोड़ा सा क्या करेगा, जैसे यहाँ पे उत्पन्न होगी तो पास वाले भाग में हलचल पैदा होगी, सर्वप्रथम इस वाले भाग में हलचल पैदा होगी। अर्थात इस उद्गम के पास वाले भाग को हम अधिकेंद्र कहते हैं जहां सर्वप्रथम भूकंप को क्या किया जा सकता है? महसूस किया जाता है या भूकंपीय तरंगों को महसूस किया जाता है। और हम देखते हैं कि इस भूकंपीय तरंगों को हम क्या करते हैं? रिएक्टर पैमाने पर, कौन से पैमाने पर? रिएक्टर पैमाने पर इसको नापा जाता है तथा ध्यान ये रखें कि भूकंप मापी यंत्र का नापा तो रिएक्टर से जाता है और मापा यानी भूकंप मापी यंत्र जिसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ जो भूकंप मापी यंत्र है जिसके द्वारा हम पृथ्वी के स्थल मंडल में अर्थात भूकंपीय तरंगें जो पृथ्वी के स्थल मंडल में अर्थात 200 मीटर की गहराई तक जो पृथ्वी का स्थल मंडल माना गया है वहां पर इन भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफी यंत्र के द्वारा अभिलेखित करते हैं अर्थात उसको नापा जाता है, उसको प्रदर्शित किया जाता है। अब ये जो भूकंप मापी यंत्र है जिसे हम सिस्मोग्राफ कहते हैं जिस पर भूकंपीय वृत्त बनता है, वृत्त का मतलब आरेख होता है कि उसकी स्थिति उसका स्वरूप बनाया जाता है उस यंत्र के द्वारा और यह आरेख 3 प्रकार की तरंगों को प्रदर्शित करता है। कौन सा आरेख? भूकंप मापी यंत्र का जो सिस्मोग्राफ है वह भूकंपीय वक्र बनाता है, भूकंपीय वक्र अर्थात आरेख बनाता है और उस आरेख में वह 3 प्रकार की तरंगों को बताता है। परंतु ध्यान ये रखना है कि भूगर्भिक जो तरंगे हैं या जो तरंगे होती हैं उन्हें मुख्य रूप से भूकंपीय तरंगों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होती है भूगर्भिक तरंगे और एक होती है धरातलीय तरंगे। अर्थात वृक्क में अर्थात भूकंपीय वृक्क में तो 3 प्रकार की तरंगें प्रदर्शित करता है परंतु वास्तव में मुख्य रूप से हम कहें तो भूकंपीय तरंगों के 2 रूप हैं, एक तो भूकंपीय तरंग, भूगर्भीय तरंग और दूसरा होता है धरातलीय तरंग। अब हम भूगर्भीय तरंगों को देखें तो इनका उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने से जो दौरान अर्थात भूकंपीय तरंग उद्गम केंद्र किसे कहते हैं? वापस बताएं कि जहां से भूकंप की तरंगें उत्पन्न होती है वहां पर जब ऊर्जा से मुक्त हो जाए, शक्तिहीन हो जाए, उस दौरान जब कोई भी भूगर्भिक हलचल होती है तो उसे हम भूगर्भिक तरंगों के रूप में जानते हैं या वह भूगर्भिक तरंगें कहलाती है। तथा दूसरा अगर देखें तो धरातलीय तरंग। धरातलीय तरंग का अर्थ होता है कि भूगर्भिक तरंगों
और धरातल की जो चट्टानें हैं या शेलें हैं, उनके मध्य में किसी प्रकार की अनोन्य क्रिया होती है, आपसी क्रिया होती है। किसके अंदर? भूगर्भिक तरंगों एवं चट्टानों के मध्य किसी प्रकार की आपसी क्रिया होती है, अनोन्य क्रिया मतलब आपसी क्रिया होती है, और उससे किसी भी प्रकार की हलचल होता है, तो वह तरंगे धरातलीय तरंगे कहलाती है। तो हमारे सामने भूगर्भिक तरंगे जो ऊष्मा के मुक्त होने से या ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती है, उन्हें भूगर्भिक कहते हैं, तथा भूगर्भिक तरंगों और धरातल की चट्टानों के मध्य आपसी संघर्ष से अनोन्य क्रियाएं द्वारा किसी प्रकार की हलचल होती है, उसे हम धरातलीय तरंगे कहते हैं। एक ये हमें भी क्वेश्चन बहुत मोस्ट रूप में इस क्वेश्चन को याद रखना है। तो इस प्रकार से ये हमारी दो प्रकार की तरंगे हो जाएंगी। आगे हम देखें कि हमारी जो भूगर्भिक तरंगे होती है, कौन सी तरंगे? भूगर्भिक तरंगों को फिर हमने दो रूपों में बांटा है। भूगर्भिक तरंगों को हमने एक पी तरंग जिसे प्राथमिक तरंग भी कहते हैं, और दूसरा है एस तरंग जिसे हम द्वितीय तरंगे भी कहते हैं। अर्थात फिर तीसरा प्रश्न ध्यान रखना, भूगर्भिक तरंगों को दो भागों में बांटा गया है, एक पी तरंग और एक एस तरंग। पी तरंग को प्राथमिक तरंग भी कहते हैं। सबसे पहली बात, पी तरंग को प्राथमिक तरंग भी कहते हैं। इसकी विशेषता ये भी है कि पी तरंग जो होती है वह पृथ्वी के आंतरिक भाग में ठोस, द्रव्य और गैस तीनों ही प्रकार के पदार्थों से गुजरती हुई क्या करती है? गमन करती है, अलग अलग दिशाओं में फैलती है। कौन सी तरंग? पी तरंग। किसकी तरंग है? भूगर्भिक तरंगों की प्राथमिक तरंग जिसे पी तरंग कहते हैं। इसकी सबसे पहली विशेषता यह है कि यह गैस, ठोस और द्रव्य या दो द्रव्य, ठोस और गैस तीनों ही अवस्था में क्या करती है? गमन करती है। कौन सी तरंग? पी तरंग। दूसरी बात इसकी विशेषता, पी तरंग सबसे तीव्र तरंग है, यानी बहुत ही तेज गति से यह गतिमान होती है। अगली बात, पी तरंग सर्वप्रथम धरातल पर सर्वप्रथम आने वाली तरंग कौन सी है? पी तरंग, और इसलिए इसे प्राथमिक तरंग भी कहते हैं। और तीसरी बात, यह जो है वह एक ध्वनि तरंगों की तरह गमन करती है। जैसे ध्वनि तरंगें होती है, आगे जाती है, आगे जाकर असमान रूप में फैलती है, उसी प्रकार यह ध्वनि तरंगों के रूप में अपना संचरण करती है। और साथ ही साथ ये बात आपने देखी, यह तीनों प्रकार के पदार्थों में क्या करती है? फैलती है या गमन कर सकती है। ये पी तरंग की विशेषता होगी, जो इसका एक रूप है भूगर्भिक तरंग का। दूसरी बात अगर देखें कि भूगर्भिक तरंग का दूसरा रूप है जिसका नाम है एस तरंग। अब यहाँ दूसरी बात ध्यान रखें एस तरंग के संबंध में कि एस तरंगों को हम द्वितीय तरंग भी कहते हैं। एस तरंग कुछ समय बाद पृथ्वी पर आती है, क्योंकि पहले कौन आ जाती है? पी तरंग। पी तरंग के बाद कुछ समय बाद एस तरंग का पृथ्वी पर आना, इसलिए उसे द्वितीय तरंग कहते हैं। यह थोड़ी पी तरंग से थोड़ी धीमी गति से आती है, यह बाद में पृथ्वी पर आती है। परंतु ध्यान ये रहे इसके संबंध में कि एस तरंग सिर्फ ठोस पदार्थों में ही गमन करती है, अर्थात ये गैस और तरल पदार्थ, द्रव्य और गैस के अंदर एस तरंगों का गमन नहीं होता है, यह सिर्फ ठोस पदार्थों में ही गमन करती है। और इस कारण वैज्ञानिकों ने एस तरंग को सबसे महत्वपूर्ण तरंग माना है। किसके संबंध में? पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में वैज्ञानिकों ने एस तरंग को प्रमुख तरंग के रूप में माना है, क्योंकि यह ठोस पदार्थों से गुजरती है और ठोस पदार्थों से गुजरकर वह वापस पुनः अवतरित होकर वापस सामने की ओर आती है, और इसके माध्यम से सारी आंतरिक अधिक से अधिक पृथ्वी की आंतरिक जानकारियों की क्या होता है? पता चलता है। इसलिए एस तरंग को वैज्ञानिकों ने मुख्य आंतरिक संरचना को जानने के लिए माना है। आगे हम इनके संचरण के बारे में बात करेंगे, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।